श्रीलंका का जो आज का दौर चल रहा है, वाकई में श्रीलंका के इतिहास का बहुत ही खराब दौर चल रहा है। और चूंकि श्रीलंका और भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विरासतें समान हैं, एक जैसी हैं, तो इसलिए वहां पर जो भी कोई घटनाक्रम होता है, मानसिक तौर पर और कई मायने में और भी कई मोर्चों पर भारत पर उसका असर पड़ना एकदम स्वाभाविक है। हमने देखा है बीते 40-45 वर्षों में, जब वहां तमिल समस्या थी और लिट्टे का जोर था, तब भी हमने भारत पर उसका असर पड़ता था। यहाँ की राजनीति उससे प्रभावित होती थी, तमिलनाडु की राजनीति प्रभावित होती थी और तमिलनाडु के आधार पे केंद्र की राजनीति प्रभावित होती थी। तो आज का जो श्रीलंका है, जो इस समय स्थिति है, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जो है उसका 100% असर भारत पर तुरंत पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आज श्रीलंका का संकट है, आज का जो संकट है, उसके लिए दरअसल श्रीलंका खुद जिम्मेदार है। और श्रीलंका जिम्मेदार इसलिए है कि आपको याद होगा कि चीन को 99 साल का हम्बन टोटा बंदरगाह महिंद्रा राजपक्षे ने और उनके परिवार ने उनको जब जब सत्ता में थे, राष्ट्रपति थे, तब दे दिया था। चीन के बैंकों में और श्रीलंका में जो चीनी मुद्रा बैंक हैं, वो उनमें श्रीलंका के सरकारी खजाने का जो पैसा है बड़ी तादाद में है। और चीन 2 वर्षों से, लगातार 2 वर्षों से इनके बीच में जो कर्ज है, करीब करीब आपको याद होगा 10 अरब डॉलर का कर्ज है। और चीन अपने इस कर्ज के तकाजे के लिए बार बार दबाव बढ़ा रहा है। और दबाव जब बढ़ाता है चीन, तो उसका अर्थ यह है कि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका का जो कर्ज का जो जाल है, चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे श्रीलंका के साथ में हो, चाहे पाकिस्तान के साथ में हो, जिन देशों के साथ है, उसके कर्ज की शर्तें वो कभी उजागर नहीं करते। कोई नहीं जानता कि किन शर्तों पर चीन श्रीलंका को कर्ज देता है। अब हुआ ये कि पिछले 1-1.5 वर्षों में जब चीन की कर्ज की किश्त नहीं चुका पाया श्रीलंका, तो उन्होंने जो उनकी चीनी शर्तें हैं, उसमें कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिसमें वो चीन श्रीलंका की जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा है, वो उसमें सेंध लगाते रहे और श्रीलंका को ना चाहते हुए भी कर्ज का ये हिस्सा चुकाना पड़ा। इसका कारण एक और भी है कि महिंद्रा राजपक्षे परिवार चीन से बहुत उपकृत है। और जब श्रीलंका के चुनाव हुए थे, तो राजपक्षे को भारी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने आर्थिक सहायता दी थी और चुनाव में उन्होंने हेल्प की थी। लेकिन जब आपको याद होगा कि हमने हम्बन टोटा का एक जो कुछ हिस्सा, बंदरगाह तो चीन ने ले लिया था, लेकिन फिर जो विमानतल का है और उसके बाद कुछ और भी हमारे बड़े समझौते हुए, तो चीन इससे खफा है। और चीन के खफा होने के कारण श्रीलंका का एक बड़ा कारण आज की दुर्गति का जो है वो चीन है। भारत उसे उबारने की कोशिश में है, लेकिन देखिए, इतनी खराब हालत हो गई है कि भारत कहां तक उसे उबार पाएगा, क्योंकि भारत की अपनी आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब यहां से मैं भारत की भूमिका पे बात आता हूं कि देखिए, अभी राहुल जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया, बात हुई कि पिछले 7-8 वर्षों से, मतलब यानी मैं साफ कहूं कि यूपीए सरकार ने जहां देश को छोड़ा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जहां देश को छोड़ा था, वहां से आप कई वर्षों तक निर्यात के आंकड़े देख लीजिए, आप विदेशी मुद्रा के भंडार का समीकरण देख लीजिए, आप औद्योगिक उत्पादन देख लीजिए। लगातार गलत फैसले होने से जब आपकी प्राथमिकताएं आर्थिक मोर्चे पर, औद्योगिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर प्राथमिकताएं गड्ढमड्ढ हो जाती हैं, तो देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे जीएसटी वाला मामला हुआ। आज देखिए, प्रदेशों की हाल हर प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। अगर आप प्रदेशों का अपना कर्ज देख लें तो आपके होश उड़ जाएंगे कि भारत सरकार के कर्ज का तो आप देख ही लीजिए वो क्या क्या हाल हो रहा है। तो आप पहली बार रिजर्व बैंक से करीब करीब 1.25-2 लाख करोड़ लेते हैं, और जैसा कि राहुल जी की बात में बिल्कुल दम है कि आप पूंजीपतियों के लिए जो है सरकार चला रहे हैं या इस देश के आम आदमी के लिए। आपके पास अंडरगारमेंट पहनने के लिए पैसे नहीं हैं और आप टाई खरीद रहे हैं, आप कोट खरीद रहे हैं। ये बहुत बोलचाल की भाषा में अगर कहूं कि आपकी प्राथमिकताएं गलत हैं।
और प्राथमिकताओं का ये जो गलत होने के कारण जब कोरोना जैसी असाधारण आपातकाल जैसी स्थिति आती है तब होश उड़ जाते हैं। और उस दौर में जब जो उसके पोस्ट कोरोना जो पीरियड आया है, अब हम देख रहे हैं कि उसमें ना तो देखिए बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के पास कोई एक्शन प्लान है, ना आपके पास औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने का कोई बहुत एक्शन प्लान है। कुछ थोड़ा सा एक विदेशी हमारा निर्यात बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन जो हमारी परंपरा रही है उसके मुताबिक काम तो नहीं हो रहा है। यूक्रेन और रूस की जंग के चलते हमारे गेहूं निर्यात की संभावनाएं तो बढ़ गई हैं, हम बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन जो ईरान का जिक्र अभी किया, देखिए हमने 40 साल फसल तैयार की जो चाबहार एयरपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि हम अफगानिस्तान और ईरान के जरिए और मध्य पूर्व के देशों के लिए जो अपना निर्यात बढ़ाना चाहते थे वो हमने अमेरिका के दबाव में निपटा दिया। हमने तेल लेना बंद कर दिया। चाबहार जो हमने बनाया था, हमारे बनाए बंदरगाह से हम अब व्यापार नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, पाकिस्तान में ग्वादर के मुकाबले जो हमने किया था। तो हमारी जो नीतियों में विसंगतियां रही हैं कि एक तरफ हमने ईरान जो हमारा हमेशा से शुभचिंतक रहा है उसको हमने नाराज किया, आड़े वक्त पे काम नहीं आए। और एक दौर तो ऐसा भी आया था, ये तो ईरान के कारण हमारी आंखें खुल गईं, अन्यथा हो सकता है कि हम अमेरिका की गोद में आज भी खड़े होते और रूस का साथ नहीं देते। रूस जो आड़े वक्त पे आपके साथ रहा है, आर्थिक प्रगति में साथ रहा, प्रगति में साथ रहा है, रक्षात्मक प्रगति में साथ रहा है, वो भी एक अपना एक अलग उसका इतिहास है। तो जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बनती है तो इन समग्र स्थितियों का हमको जिक्र करना पड़ता है। आप जीएसटी की बात ले लें, आप नोटबंदी की बात ले लें, आप पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात ले लें, आप कोई भी यहां जब नोटबंदी हुई, आपको राजीव जी बताना चाहूंगा कि यहां जितने वर्ल्ड में टॉप क्लास एक्सपोर्टर थे कपड़े के, वो सारे बांग्लादेश चले गए और बांग्लादेश ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। हम क्यों नहीं ऐसा कर पाए? हमें अचानक एक पागल कुत्ता काटता है, हम नोटबंदी का फैसला कर लेते हैं, हमारे यहाँ की यूनिट बांग्लादेश चली जाती है। तो ये मैं तो वो बता रहा हूं जो बड़ा बड़ा मामला आया है। एक बात अब अंत में फिर, क्योंकि दूसरे चरण में भी आना होगा, कि राहुल गांधी ने जो बात उठाई है महंगाई मुक्त भारत की। देखिए महंगाई, ये तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी ये जानते होंगे कि महंगाई मुक्त भारत नहीं हो सकता। लेकिन महंगाई मुक्त भारत की अगर कोई नेता, इतना बड़ा शिखर नेता पार्टी का बात करता है तो उसके अंदर ये है कि देखिए महंगाई का बढ़ना तो आप रोक नहीं सकते, विकास का जो समानुपाती महंगाई का बढ़ना भी होता है। विकास अगर होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, लेकिन उसके मुकाबले कोई भी जनहित लोक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी और दायित्व यह होता है कि वो अपने लोगों की समृद्धि भी बढ़ाए। भाई जेब में पैसा बढ़ाइए ना, उनकी आमदनी बढ़ाइए, उनकी समृद्धि बढ़ाइए, उनको और तरह की रियायतें देकर के उनको, तो तब वो मुकाबला कर सकते हैं बढ़ी हुई महंगाई का। लेकिन आपने जेबों में चोरी कर ली, आपने पॉकेट मारी कर ली, आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, तो वो महंगाई एक बहुत ही बड़ा क्रूर और अमानवीय अत्याचार है। और मुझे बार बार कहने में इसमें कोई हिचक नहीं है कि इनकी आर्थिक और वित्तीय नीतियों में खोट है, जब अभी भी नहीं सुधरा है। थोड़ा सा आंशिक सुधार आप कह सकते हैं कि कुछ महीनों में रहा है, लेकिन अगर वो ऐसे ही रहे तो श्रीलंका, चलिए हमसे आकार में छोटा है, चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं, लेकिन श्रीलंका जैसे आए तो भी इस हाल में तो हम पहुंच जाएंगे कि जहां एक आम मध्यम वर्ग त्राहिमाम कर उठेगा। राजीव जी, बिल्कुल श्रीलंका जैसी स्थिति। लेकिन